बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हमाद है एंड आई एम लेक्चरर इन फाइनेंस। अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ साउदर्न बिजनेस स्कूल, इंस्टीट्यूट ऑफ साउदर्न पंजाब मुल्तान। आज हमारे पास हमारे सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 8 है और इस लेक्चर में हम रिस्क एंड रिटर्न को डिस्कस करेंगे। देखें, लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे थे वो थी हमारे पास लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़। और उस लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ के अंदर हमने बॉन्ड वैल्यूएशन और स्टॉक वैल्यूएशन के बारे में पढ़ा था। बॉन्ड वैल्यूएशन में हमने सबसे पहले टाइप्स ऑफ बॉन्ड को देखा। हमारे पास ज़ीरो कूपन बॉन्ड थे, नॉन ज़ीरो कूपन बॉन्ड थे, परपेचुअल बॉन्ड थे, और हमने फिर स्टेप बाय स्टेप इनको मैथमेटिकली इनकी ऐसे इन तमाम बॉन्ड्स की वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया था। उसके बाद हम कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक के डिफरेंसेस को देखा। कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक के डिफरेंसेस के बाद फिर हमने कॉमन स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए एक मॉडल अप्लाई किया था जिसे हमने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का नाम दिया था। और इस मॉडल के अंदर हमने 3 अप्रोचेस पढ़ी थी कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन के लिए, जिसमें सबसे पहली अप्रोच हमने देखी कि कांस्टेंट ग्रोथ अप्रोच थी। दूसरी हमने ज़ीरो ग्रोथ अप्रोच को देखा और उसके बाद हमने ग्रोथ फेजेस अप्रोच को देखा। और इस तीनों अप्रोचेस के थ्रू हमने स्टॉक की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। बेसिकली हमने किया क्या कि हमने बॉन्ड्स और स्टॉक के एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट किया एट ए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कि हमने उनकी एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो को आज की नेट प्रेजेंट वर्थ के इक्वल करके देखा था। और हमने कहा कि वो जो वैल्यू बनती है वो बेसिकली क्या चीज़ है, उस वैल्यू को उस बॉन्ड या उस स्टॉक की आज की नेट प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी। रीज़न क्या थी? इसकी एक ही रीज़न थी जो अभी तक हमने काम किया था, टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टन वैल्यूएशन फंडामेंटल्स बिफोर टैकलिंग दिस रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप। और आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली इसी चीज़ के गिर्द घूमेगा, रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप। अब आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू वुड बी एबल टू कि ये जो रीज़न है इस चैप्टर के पढ़ने की वो बेसिकली हम क्या है कि जस्ट टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप। और उस रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने रिस्क एंड रिटर्न को डिफ़ाइन करेंगे। फिर उसके बाद इसकी कैलकुलेशन थ्रू एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखेंगे कि हम इस रिस्क को मेजर किस तरह करते हैं। उसके बाद हम इन्वेस्टर के एटीट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे पास हैं। कुछ इन्वेस्टर रिस्क टेकर होते हैं, कुछ रिस्क अवर्स होते हैं, या कुछ रिस्क न्यूट्रल बिहेवियर्स हैं। ये उस बिहेवियर को डिस्कस करेंगे। फिर हम पोर्टफोलियो कॉन्टेक्स्ट में इंडिविजुअल सिक्योरिटी एंड पोर्टफोलियो रिस्क को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम रिस्क की टाइप्स पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क हैं और उनको डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में हम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये हमारे इस चैप्टर का एक आप यूँ कह लें कि एक आउटलाइन है कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रिटर्न की। रिटर्न क्या चीज़ है? इनकम रिसीव्ड ऑन एन इन्वेस्टमेंट प्लस एनी चेंज इन मार्केट प्राइस, यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ द बिगनिंग मार्केट प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। देखिए, जब भी हम रिटर्न की बात करते हैं तो यूजुअली रिटर्न को हम पॉजिटिव टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन एक बात क्लियर कीजिएगा, रिटर्न पॉजिटिव भी हो सकता है, रिटर्न नेगेटिव भी हो सकता है। जब ये पॉजिटिव रिटर्न की बात करते हैं तो पॉजिटिव रिटर्न रिप्रेजेंट्स ए प्रॉफिट एंड वाइल नेगेटिव रिटर्न मार्क्स ए लॉस। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी एसेट या कोई भी सिक्योरिटी परचेज करते हैं तो अगर उस सिक्योरिटी का जो रिटर्न है वो पॉजिटिव टर्म में आता है तो हम उसे क्या नाम देते हैं कि हम कहते हैं कि ये क्या चीज़ है, हमारी इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट है। लेकिन वही इन्वेस्टमेंट अगर फ्यूचर में डूब जाती है तो हम कहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट, ये बेसिकली क्या चीज़ है, हमारी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या चीज़ है, लॉस हो गया। तो ये बेसिकली रिटर्न पॉजिटिव भी हो सकता है, रिटर्न नेगेटिव भी हो सकता है। हम अब इसे यूँ भी कह सकते हैं कि रिटर्न बेसिकली ए चेंज इन डॉलर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम, कि आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट की
और उस इन्वेस्टमेंट का डॉलर टर्म के अंदर जो वैल्यू, उस इन्वेस्टमेंट की डॉलर टर्म के अंदर जो वैल्यू है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो चेंज होता है वो बेसिकली क्या चीज़ है, उस चीज़ की रिटर्न कहलाती है। अब इस रिटर्न का फॉर्मूला देख लेते हैं कि रिटर्न बेसिकली क्या चीज़ है, आर इज इक्वल टू डी टी प्लस पी टी माइनस वन डिवाइडेड बाई पी टी माइनस वन। देखिए, हम कोई भी स्टॉक परचेज करते हैं तो उस स्टॉक का जो रिटर्न है वो हमें दो तरीक़ों से मिल रहा होता है। एक, स्टॉक के एक साल होल्ड करने के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड मिल रहा होता है, और दूसरी जो फॉर्म है वो बेसिकली उस स्टॉक की प्राइस एप्रिसिएशन के अंदर। डिविडेंड बेसिकली क्या चीज़ है कि आपके किसी की भी कंपनी की जो इनकम है उस इनकम में से तमाम अलाउेबल एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो नेट इनकम बचती है वो नेट इनकम, बल्कि यूँ कहें कि रेवेन्यू में से तमाम अलाउेबल एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो चीज़ बचती है वो बेसिकली क्या चीज़ है, हमारी नेट इनकम है। और उस नेट इनकम को क्या होता है कि वो आपके आउटस्टैंडिंग शेयर होल्डर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। एक तो आपको ये रिटर्न की फॉर्म नज़र आती है। दूसरी फॉर्म ये है कि आपने वो जो शेयर परचेज किया हुआ था, एक साल होल्ड करने के बाद जब उस शेयर को मार्केट में सेल करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो उसकी प्राइस जो इंक्रीज़ हो जाती है वो बेसिकली प्राइस एप्रिसिएशन आपको नज़र आती है। फॉर एग्जांपल, आपने $100 का शेयर परचेज़ किया था, जब एक साल बाद मार्केट में उसे सेल करने के लिए गए तो अब वो $120 का आपको अब सेल हुआ, तो ये जो $20 की रिटर्न मिल रहा है ये बेसिकली क्या चीज़ है, उस स्टॉक की प्राइस एप्रिसिएशन है। तो दो तरह से आपको रिटर्न मिल रहा है, एक इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और दूसरी क्या है, फॉर्म ऑफ प्राइस एप्रिसिएशन। अब ये प्राइस एप्रिसिएशन समटाइम्स क्या होती है, प्राइस डेप्रिसिएशन में भी कन्वर्ट हो जाती है। कि जैसे मैंने अभी बात की कि $100 का आपने शेयर एक साल पहले परचेज किया था, आज अगर उसे सेल करने के लिए जाते हैं तो वो $70 का सेल होता है। तो 100 का परचेज किया और आज सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है, $70, तो ये $30 का जो आपको लॉस हो रहा है ये बेसिकली क्या चीज़ है, उस शेयर की प्राइस डेप्रिसिएशन है। अब इस फॉर्मूला में आर जो है वो बेसिकली हमारे रिटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है और डी टी हमारे डिविडेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर पी टी बेसिकली आज उसकी सेलिंग प्राइस है माइनस पी टी माइनस वन एक टाइम पीरियड पहले मतलब कि आपने जो पहले परचेज किया था, ये बेसिकली पी टी आज की सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है और पी टी माइनस वन आपने उसकी परचेज प्राइस, उस शेयर की परचेज प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइडेड बाय पी टी माइनस वन। अब ये तमाम चीज़ें क्यों हैं, क्योंकि पी टी माइनस वन से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेशन में हमने कहा है कि रिटर्न इज़ यूजली एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ बिगनिंग मार्केट प्राइस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। कि आप कोई भी एज एन इन्वेस्टर जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उसका परसेंटेज रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितना होगा, वो 10% होगा, 20% होगा या 30% होगा। तो ये यूजली एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ बिगनिंग मार्केट प्राइस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। अब एक रिटर्न की एग्जांपल देख लेते हैं। द स्टॉक प्राइस ऑफ स्टॉक ए was $10 per share 1 year ago. The stock is currently trading at 9.50 per share and the shareholder just received a $1 dividend. What return was earned over the past year? कि हमारे पास क्या था कि एक स्टॉक आपने $10 का परचेज किया और आपने उस स्टॉक आज जब सेल करने के लिए जा रहे हैं, एक साल पहले $10 का परचेज़ किया था, आज जब उसे सेल करने के लिए जा रहे हैं तो वो सेल हो रहा है $9.5 का। लेकिन उस $9.5 की सेल के साथ उसने $1 का एक साल का आपको डिविडेंड भी पे किया। तो बताएं कि उसने कितना रिटर्न अर्न किया। अब देखें, R इज इक्वल टू, हमारे पास जो फार्मूला था वो था R इज इक्वल टू D1 प्लस PT माइनस वन डिवाइडेड बाई PT माइनस वन। तो यहाँ पर dt क्या था, आपके पास डिविडेंड था। तो हमारा जो क्वेश्चन के अंदर वो क्या रहा है कि डिविडेंड कितना था, $1 का था, ये $1 आपका डिविडेंड आ गया, प्लस pt आज की जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, स्टॉक की सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितनी है 9.50 माइनस उसकी परचेज प्राइस कितनी थी, आपने $10 का परचेज किया था, डिवाइडेड बाय जो उसकी परचेज प्राइस थी pt माइनस वन। तो यहाँ पर जो आपका रिटर्न हो रहा है ये बेसिकली क्या चीज़ है, 5% रिटर्न आ रहा है। अगर ये
जो सेलिंग प्राइस है, ये जो सेलिंग प्राइस है 9.50, अगर ये मज़ीद कम हो जाए तो ये रिटर्न आपका ज़ीरो भी पहुंच सकता है और ज़ीरो से आपका माइनस में भी ये चीज़ प्राइस डेप्रिसिएशन आपको लेकर जाती है। और यही वो हम बात करें, अगर ये आपकी प्राइस बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएट हो जाए तो ये बेसिकली आपको नेगेटिव रिटर्न की तरफ, जिसे हम लॉस का नाम देते हैं, उसकी तरफ लेकर चली जाएगी। उसके बाद हमारे पास है रिस्क। अब रिस्क भी एक ऐसी टर्म है कि जो हमेशा नेगेटिव सेंस में कंसीडर की जा रही होती है, लेकिन ये बेसिकली इसकी भी पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है। कि हम इसे पॉजिटिव सेंस में भी देख सकते हैं और नेगेटिव सेंस में भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, राइट ब्रदर्स का आपने नाम सुना होगा कि वो बेसिकली जिन्होंने एयरप्लेन बनाया था, इस दुनिया के अंदर एयरप्लेन को इंट्रोड्यूस करवाया और बना के दिखाया। बेसिकली वो दोनों भाई जो थे बाय प्रोफेशन साइकिलिस्ट थे, कि अब साइकिल मैन्युफैक्चरिंग से उन्होंने एक जेट प्लेन बनाकर दुनिया के सामने, एक एयरप्लेन बनाकर दुनिया के सामने पेश कर दिया। तो वो बेसिकली क्या था कि उन्होंने अपने साइकिलिंग प्रोफेशन से उन्होंने एक रिस्क लिया, और वो रिस्क क्या था कि वो उन्होंने एयरप्लेन बना दिया। अब अगर उनका ये तमाम आइडिया फ्लॉप हो जाता तो वो बेसिकली उनका रिस्क जो था वो नेगेटिव रिस्क था। लेकिन पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्क क्या थी कि उन्होंने रिस्क लिया, और वो रिस्क बेसिकली उनके अपॉर्चुनिटी थी उनके सामने, और वो अपॉर्चुनिटी आज उनका रिवॉर्ड ये है कि दुनिया के अंदर उन दोनों भाइयों का नाम है। तो रिस्क को अब डिफाइन कर लेते हैं कि रिस्क बेसिकली है क्या चीज़। इसकी जो रिस्क की जो बेस्ट डेफिनेशन है वो बेसिकली आपकी चाइनीज़ डेफिनेशन है। वो चाइनीज़ क्या कहते हैं कि रिस्क इज़ द कम्बिनेशन ऑफ डेंजर एंड अपॉर्चुनिटी। कि रिस्क इज़ द कम्बिनेशन ऑफ बोथ, कि डेंजर प्लस अपॉर्चुनिटी, ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, आपका रिस्क बनाती हैं, जिसे हम फाइनेंशियल टर्म में कहते हैं कि द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न फ्रॉम दोज दैट आर एक्सपेक्टेड। कि आपका, या अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो रिस्क क्या चीज़ है कि अनसर्टेनिटी ऑफ एन आउटकम है। कि एक इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, कि एक इन्वेस्टर का डिमांडेड रेट ऑफ रिटर्न है, और अगर आपका एक्चुअल रिटर्न इन्वेस्टर के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से डेविएट कर जाता है, वो पॉजिटिव डेविएशन भी हो सकती है, वो नेगेटिव डेविएशन भी हो सकती है। तो ये बेसिकली क्या चीज़ है, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रिटर्न की जो डेविएशन है, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रिटर्न का जो डिफरेंस है, वो बेसिकली क्या चीज़ है, आपका रिस्क है। फॉर एग्जांपल, आपने $100 इन्वेस्ट किया, और $100 इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप कहते हैं कि मुझे जो रिटर्न होगा वो 10% रिटर्न होगा। अब ये जब आपकी ये 10% जो है बेसिकली एज एन इन्वेस्टर आपकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, या आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। अब हो सकता है कि जो एक्चुअल रिटर्न वो उस 10% से एक्सीड भी कर जाए, वो हो सकता है कि उस 10% से बिलो भी हो। अब वो एक्सीड करे या बिलो, आपका जो रिटर्न, आपको जो डेविएशन मिलेगी एक्चुअल रिटर्न की फ्रॉम योर एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो ये बेसिकली क्या चीज़ है, उसका रिस्क है। और इसी तरह जब भी हम किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं तो हम इन क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट रेट ऑफ रिटर्न डू यू एक्सपेक्ट ऑन योर इन्वेस्टमेंट दिस ईयर, एंड और व्हाट रेट विल यू एक्चुअली अर्न। कि हमारे जो एक्सपेक्टेशन है और हम जो एक्चुअली अर्न करते हैं, कि ये जो डिफरेंस बिटवीन योर एक्चुअल या एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ये बेसिकली क्या चीज़ है, आपका रिस्क है। अब उसके बाद हमारे पास चीज़ है डिटर्मिनिंग द एक्सपेक्टेड रिटर्न। देखें, एक्सपेक्टेड रिटर्न बेसिकली जब हम उसको सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न इज़ द वेटेड एवरेज ऑफ पॉसिबल रिटर्न विद द वेट्स बीइंग द प्रोबेबिलिटीज ऑफ अकरेंस एंड नॉन अकरेंस। कि ये क्या चीज़ है, कि ये आपकी वेटेड एवरेज ऑफ पॉसिबल रिटर्न्स को जब आप उसकी एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके और उन सब का सम ले लेते हैं, तो ये बेसिकली क्या बन जाता है, हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न बन जाता है। कि उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला क्या चीज़ है, आर बार इज इक्वल टू समेशन आर आई इंटू पी आई। ये आर आई क्या चीज़ है, आपके पॉसिबल रिटर्न हैं, एंड पी आई इज इक्वल टू योर प्रोबेबिलिटी। और ये प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या चीज़ है, आपके चांसेस ऑफ अकरेंस एंड नॉन अकरेंस हैं। और ये जो यहाँ पर जो पी आई रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेटेड एवरेज ऑफ पॉसिबल रिटर्न्स है। अब है क्या चीज़, ये वेटेड एवरेज है क्या चीज़, कि आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट की, और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप चाहते हो कि मुझे जो फ्यूचर में जो रिटर्न मिलेगा वो 10% रिटर्न मिलेगा। अब उस 10% रिटर्न मिलने के कितने परसेंट चांसेस हैं, वो चांसेस क्या हो सकता है कि वो 10% चांसेस हैं, 20% चांसेस हैं, 30% चांसेस हैं, या 40% चांसेस हैं।
और ये जो 10%, 20% या 40% ये जो चांसेस हैं, ये बेसिकली क्या चीज़ है, आपके वेट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि चांसेस ऑफ अक्रंस हैं कि 10% चांसेस हैं कि आपको 10% रिटर्न मिलेगा, 20% चांसेस हैं कि 10% रिटर्न मिलेगा, या 40% चांसेस हैं कि आपको 10% रिटर्न मिलेगा। और ये रिटर्न पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। ये बेसिकली क्या चीज़ है, इन दोनों को पॉसिबल रिटर्न्स और उसकी रिस्पेक्टिव वेटेड प्रोबेबिलिटी जब मल्टीप्लाई होती हैं तो आपका क्या बन जाता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न बन जाता है। अब यहाँ पर आर बार इज़ द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द एसेट है, आर आई इज़ द रिटर्न ऑफ द आयत पॉसिबिलिटी है, जिसे मैंने कहा कि ये पॉसिबल रिटर्न ऑफ योर इन्वेस्टमेंट है कि आपकी पॉसिबिलिटी है 10% रिटर्न, आप चाहते हो कि 50% रिटर्न, आप चाहते हो कि 30% रिटर्न, आप चाहते हो कि 5% रिटर्न, या आपको रिटर्न के चांसेस कितने हैं कि हमारा 10% हमें लॉस हो जाएगा। तो ये हैं आपके पॉसिबल रिटर्न्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। पी आई इज़ दी प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रिटर्न अकरिंग, और ये मैंने प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है, बेसिकली हम प्रोबेबिलिटी को कहते हैं कि चांसेस ऑफ अकरेंस एंड नॉन अकरेंस, और ये जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर बेसिकली वेटेड एवरेज ऑफ पॉसिबल रिटर्न को रिप्रेजेंट कर रही है। एन इज़ दी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ के nth आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप उन nth नंबर्स को जो पॉसिबल रिटर्न्स हैं और उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी है उनको मल्टीप्लाई करने हैं, जो n टर्म्स हैं उन सबको ऐड करने से आपको क्या मिल जाएगा, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ये एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब हाउ टू डिटरमिन द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर एग्जांपल स्टॉक BW है, उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न है -0.15, -0.03, 0.09, 0.21, 0.33। ये बेसिकली क्या चीज़ है, 15%, 3%, 9%, 21% एंड 33% ये उसके पॉसिबल रिटर्न्स हैं स्टॉक BW के। और उसके बाद उसकी PI सेकंड कॉलम जो है हमारा प्रोबेबिलिटी है, उसके चांसेस ऑफ अकरेंस एंड नॉन अकरेंस हैं कि हमें कितने % चांसेस हैं कि हमें हमारा जो रिटर्न है वो माइनस में जाएगा, -15% हम रिटर्न अर्न करेंगे, वो प्रोबेबिलिटी है उसकी 0.10। उसी तरह हमारे पास सेकंड टर्म के कितने % चांसेस हैं कि हमारा जो रिटर्न होगा वो -3% होगा, तो उसके चांसेस कितने हैं, 0.20। तो ये 10%, 20%, 40%, 20% और 10% ये बेसिकली क्या चीज़ है, इसकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। एक बात याद रखिएगा कि टोटल हमारे पास जो पॉसिबल रिटर्न्स हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल टू 100% होगी या इक्वल टू 1 होगी। अब आप पॉसिबल रिटर्न्स और प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके इनका सम ले लें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न बन जाता है। तो हमने क्या किया कि -0.15 मल्टीप्लाइड बाई 0.10 इज इक्वल टू -0.015। तो 1.5 ये हमारे पास क्या बन जाता है, हमारा पॉसिबल रिटर्न बन जाता है। इसी तरह सेकंड टर्म को देख लें, -0.03 मल्टीप्लाइड बाई 0.20 इज इक्वल टू -0.006। इसी तरह आप तमाम टर्म्स को कैलकुलेट करें तो हमारा, और उन सबको ये थर्ड कॉलम के अंदर जो आपने RI इंटू PI जो कैलकुलेट किए हुए हैं इन सबको सम कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 0.090। ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये 0.090। अगर इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक BW। कि हमारे पास जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक BW है वो कितना है, 9% है। और ये जो 9% एक्सपेक्टेड रिटर्न है ये बेसिकली हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन में आगे जाकर यूज। अब डिटर्मिनिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन के स्टैंडर्ड डेविएशन क्या चीज़ है, हमारे पास एक रिस्क मेजर है और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या चीज़ है। कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ ए वेरिएबिलिटी ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड इट्स मीन। इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। नोट इट इज़ फॉर ए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखें स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास फार्मूला है कि स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू समेशन RI माइनस R बार होल स्क्वायर इनटू PI, और इस तमाम टर्म का आप अंडर रूट ले लें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। देखें यहाँ पर RI बेसिकली क्या चीज़ है, आपका पॉसिबल रिटर्न्स हैं, माइनस R बार किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न को जो अभी आपने लास्ट स्लाइड के अंदर कैलकुलेट किया है। अब RI माइनस R बार इन तमाम चीज़ों का स्केयर ले लें तो ये, और उस स्केयर को मल्टीप्लाई करते हैं उसकी एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी के साथ,
तो प्रोबेबिलिटी के साथ, तो ये हमारे पास बन जाता है वेरिएंस। और इस वेरिएंस का अगर आप अंडर रूट ले लें तो ये बेसिकली आपके पास क्या टर्म कैलकुलेट करके देती है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कैलकुलेट करके दे देंगे। अब एग्जांपल देख लेते हैं कि देखें, अभी हमने स्टॉक कैलकुलेट किया था कि स्टॉक BW की एग्जांपल ले रहे थे कि इसमें RI हमारे पास पॉसिबल रिटर्न से PI इसकी प्रोबेबिलिटी थी। थर्ड कॉलम के अंदर हमने RI मल्टीप्लाइड बाय PI और उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट किया, और एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारे पास क्या था, एक्सपेक्टेड रिटर्न था 0.090, या हमने कहा था कि एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या चीज़ है, 9%। अब इस चीज़ की कैलकुलेशन इसका फोर्थ कॉलम में जाकर देखें तो फोर्थ कॉलम में हमने क्या किया, हमने वो वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो वेरिएंस क्या था, समेशन RI माइनस R बार इसका स्क्वायर इनटू PI। तो अब हमने किया क्या कि हमारे पास RI जो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न था, एक्सपेक्टेड रिटर्न में से हमने RI हमारे पास पॉसिबल रिटर्न था, इस पॉसिबल रिटर्न में से हमने क्या किया, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस कर दिया। अब ये कैसे किया हमने, और उसको उसकी एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास फर्स्ट टर्म बन गया। अब ये हुआ कैसे, ये कैलकुलेशन देख लें। फर्स्ट टर्म जो RI है ये आप जाकर देखें तो फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट टर्म हमारे पास है -0.15। ये जो हमारे पास टर्म है इसको हमने माइनस किया R बार से, और R बार क्या चीज़ है, 0.090। तो हमने क्या किया, -0.15 माइनस 0.090, इस होल का इसका जो आंसर आया उसका स्क्वायर लिया, और उसके स्क्वायर लेने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर दिया -0.015, जो हमारे थर्ड कॉलम की फर्स्ट टर्म है -0.015, उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और वो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो बन रहा है 0.00576। इसी तरह हमने सेकेंड टर्म कैलकुलेट किया, -0.03 माइनस 0.090, इसका जो आंसर बना उसका हमने स्क्वायर लिया, स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया उसके सेकंड टर्म के साथ, कि थर्ड कॉलम में जो सेकंड टर्म है -0.006, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर बना कि 0.00288। तो इसी तरह ये सारी टर्म्स कैलकुलेट करें और उन सब का फोर्थ कॉलम के अंदर सबका स्क्वायर ले लें, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, 0.01728। ये जो 0.01728 है ये बेसिकली क्या चीज़ है, हमारा वेरिएंस है। अब इस वेरिएंस का आप अगर स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो इसी अमाउंट का आप स्क्वायर रूट ले लें, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखें कि हमने वो वैल्यूज़ कैलकुलेट की, ये आपने समेशन RI माइनस R बार होल स्क्वायर इंटू PI, हमारे पास वैल्यू निकल आई, अभी आपने कैलकुलेट की 0.01728। ये हमारे पास वेरिएंस था, इसका अंडर रूट ले लें तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बन जाता है, 0.1315 और 13.15%। ये हमारा क्या चीज़ बन जाता है, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाती है। अब देखें, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न से हमारा जो एक्चुअल रिटर्न होगा उसकी डेविएशन हमने मेजर करनी है, और वो डेविएशन जितनी ज़्यादा होगी वो बेसिकली हमारे रिस्क को लेकर जाएगी। वो अगर डेविएशन ज़्यादा है तो हाई रिस्क है, वो अगर डेविएशन कम है तो हमारे पास लो रिस्क है। अब इसी तरह देख लेते हैं कि स्टैंड अलोन रिस्क ऑफ ए सिंगल स्टॉक इन्वेस्टमेंट। देखें उस सिंगल स्टॉक इन्वेस्टमेंट का रिस्क मेजर जो है अभी हमने बात की थी, वो रिस्क मेजर बेसिकली क्या चीज़ है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब अभी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया, और वो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या शो कर रहा है, द वाइडर द रेंज ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इट मीन्स द ग्रेटर द वेरिएबिलिटी इन पोटेंशियल रिटर्न्स दैट कैन अकर द ग्रेटर द रिस्क। कि आपके जो पॉसिबल रिटर्न्स हैं, अगर उन पॉसिबल रिटर्न्स की डेविएशन ज़्यादा है तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन की हमने पहले भी बात की कि स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू जो है वो बेसिकली आपको रिस्क बता रही है, कि अगर वो स्टैंडर्ड डेविएशन 5% है, दूसरी सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन 15% है, तो 5% लो रिस्क की स्टॉक है एज़ कम्पेयर टू 15% जो हाई रिस्क की स्टॉक है। तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये बेसिकली आपके रिस्क को लेकर चल रही है, कि अगर हम पॉसिबल आउटकम्स की बात करें तो पॉसिबल आउटकम्स जितने ज़्यादा एक्सीड करते जाएंगे, जितने इंक्रीज़ करते जाएंगे
आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न से वो बेसिकली उतना ही उसका रिस्क क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अगर वो क्लोज टू अगर वो जो पॉसिबल रिटर्न्स हैं वो क्लोज टू एक्चुअल रिटर्न हो जाते हैं या हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न हो जाते हैं, तो वहाँ पर उसके जो डेविएशन के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, और डेविएशन का कम होना बेसिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहाँ पर उसका रिस्क लेवल क्या होगा, लो होगा। उसके बाद हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज बेसिकली क्या चीज़ है कि द रेशियो ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू द मीन ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ ए मेजर ऑफ रिलेटिव रिस्क। देखें, जब हमारे पास हमने बात की थी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, जब हम सिंगल सिक्योरिटी का रिस्क कैलकुलेट करने के लिए जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम जो कैलकुलेट करते हैं वहाँ पर वो चीज़ क्या चीज़ है, सिंगल सिक्योरिटी का रिस्क कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो रिस्क मेजर है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तब यूज़ होता है कि जब हमारे पास मल्टीपल स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स हों। अब मल्टीपल इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन इन्वेस्टमेंट्स का वॉल्यूम डिफरेंट हो और उनका जो रिटर्न है उसके रिटर्न का वॉल्यूम भी डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल, एक इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न क्या चीज़ है, थाउजेंड्स में है। दूसरी इन्वेस्टमेंट है जिस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपके पास मिलियंस में है। तो आप दोनों को कंपेयर कर ही नहीं सकते कभी भी डॉलर टर्म के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसका उन दोनों के आपस का रिस्क मेजर करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि उनकी रिलेटिव अमाउंट्स कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, और वो जो रिलेटिव अमाउंट्स कैलकुलेट होती हैं वो थ्रू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट होती हैं, और वो जो उनका रिलेटिव नंबर्स कैलकुलेट होते हैं वो नंबर्स बेसिकली उन दोनों का रिस्क आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। उस रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए हम करते क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय आर बार। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हर इन्वेस्टमेंट का, जब दो इन्वेस्टमेंट को आपने कंपेयर करना है, अगर सिंपल टर्म में बात करें तो जब दो इन्वेस्टमेंट को आप कंपेयर कर रहे होते हैं तो उसके रिस्क के लिए आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करते हो। अब फॉर एग्जांपल, सिक्योरिटी ए और सिक्योरिटी बी, इन दोनों का रिस्क आपने मेजर करना है और दोनों का इन्वेस्टमेंट का वॉल्यूम भी डिफरेंट है। तो आपने क्या करना है, सिक्योरिटी ए का स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करें, सिक्योरिटी बी का स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करें। फिर आपने क्या करना है, सिक्योरिटी ए के स्टैंडर्ड डेविएशन को सिक्योरिटी ए के एक्सपेक्टेड रिटर्न से डिवाइड कर दें, और इसी तरह सिक्योरिटी बी के स्टैंडर्ड डेविएशन को सिक्योरिटी बी के स्टैंडर्ड डेविएशन को सिक्योरिटी बी के एक्सपेक्टेड रिटर्न से डिवाइड कर दें। वहाँ पर जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा, वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेसिकली आपको कैलकुलेट करके बताएगा कि दोनों सिक्योरिटी का रिस्क लेवल क्या है। तब वो आप उसका जो रिस्क मेजर है, तब आप उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि सिक्योरिटी ए ज़्यादा रिस्की है या सिक्योरिटी बी ज़्यादा रिस्की सिक्योरिटी है।